नमस्कार मित्रों। डीएलएड राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के द्वारा चलाया जा रहा है। इसे दो मोड में चलाया जा रहा है, एक नियमित रूप से और एक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। दोनों मोड्स में या तो नियमित हो या दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यालय संबंधित गतिविधियां या पुराने शब्दों में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस, ये गतिविधि दोनों के लिए अनिवार्य है। पहले टीचिंग प्रैक्टिस या लेसन प्लान से संबोधित किया जाता था, लेकिन नए करिकुलम के अनुसार अब इन सारी गतिविधियों को एक साथ जोड़कर इंटर्नशिप के नाम से जाना जाता है। और नियमित छात्र जो डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें एसीपी या स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम या विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, वहीं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसे हम एसबीपी या स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, या हम उसे हिंदी में कह सकते हैं विद्यालय आधारित कार्यक्रम। सामान्यतया कार्य दोनों में, चाहे नियमित हो या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, लगभग एक ही जैसा काम करना है या एक ही काम करना है। हम दूसरे शब्दों में इसे यह कह सकते हैं, लेकिन कार्य करने की तरीके अलग अलग हैं। वहीं पर जहां नियमित छात्र या प्रशिक्षणार्थी अंतिम वर्ष में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेते हैं, वहीं पर दूरस्थ शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इसका प्रशिक्षण लेते हैं। तो मित्रों, हम कार्यक्रमों के रूप में देखें या गतिविधियों के रूप में देखें तो लगभग एक ही समान है, चाहे वो सेमेस्टर में किया जाए या दूसरे वर्ष में किया जाए। और उन गतिविधियों की संख्या 4 है। एक को जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे शिक्षण अभ्यास कहते हैं, दूसरा है क्रियात्मक शोध, तीसरा है विद्यालय आधारित गतिविधियां, और चौथा और अंतिम विद्यालय उन्नयन योजना। ये 3 कार्यक्रम अलग अलग और अलग अलग रूपों में किया जाता है, लेकिन अंतिम में यह हम कह सकते हैं कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम समाप्ति के बाद समेकित रूप से इन चारों गतिविधियों के रिकॉर्ड्स प्रशिक्षण केंद्र पर या प्रशिक्षण महाविद्यालय में जमा किए जाते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग एक एक करके देखें कि सचमुच में ये चारों गतिविधियां हैं क्या। और मैं दूरस्थ शिक्षा की ही चर्चा करूंगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा की जो चर्चा करूंगा उसके साथ साथ नियमित का भी आ जाएगा। अंतर केवल यही है कि नियमित वाले 1 बार करते हैं, दूरस्थ शिक्षा वाले 2 बार करते हैं। तो पहले मित्रों हम लोग देख लें कि सचमुच में दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अभ्यास की कितनी संख्या है, और उसके साथ विद्यालय गतिविधियां, या हम कह सकते हैं विद्यालय उन्नयन योजना या क्रियात्मक शोध, ये 2 बार जमा किया जाता है। जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। और दूरस्थ शिक्षा में लर्निंग प्लान या सीखने की योजना जिसे कहते हैं, उनकी संख्या 30-30 करके 60 होती है, जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जमा किए जाते हैं। उसके अलावा क्रियात्मक शोध है, विद्यालय गतिविधियां हैं और विद्यालय उन्नयन योजना है। विद्यालय आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि शिक्षण अभ्यास 30-30 के संख्या में 2 सत्रों में बांटा गया है। ये दूरस्थ शिक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हम प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र की बात करें, जिसमें शिक्षण अभ्यास दूरस्थ शिक्षा के लिए आवश्यक है या शुरू हो जाता है, हालांकि हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण अभ्यास प्रथम सत्र में ही
गणित के लिए शुरू हो जाता है, जिसकी अंतिम या हम अंत तक द्वितीय सत्र में पूरा कर लेते हैं। और 2 विषय हैं जिसमें शिक्षण अभ्यास विशेषकर दूरस्थ शिक्षा के लिए, वे विषय है अंग्रेजी है और पर्यावरण है। तो शिक्षण अभ्यास के लिए पूरे 100 अंकों की परीक्षाएं हैं और उन 100 अंकों में 60 नंबर शिक्षण अभ्यास के लिए है। फिर विद्यालय गतिविधियों के लिए 10 नंबर है और विद्यालय उन्नयन योजना के लिए 10 नंबर है और साथ साथ क्रियात्मक शोध के लिए अकेले 20 नंबर का है। तो हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध और अंकों के आधार पर और शिक्षण अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, हम लोग एक एक करके देखें कि सचमुच में मूल्यांकन कैसे होता है, विशेषकर अब दूरस्थ शिक्षा की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम सत्र की अगर बात करें, प्रथम सत्र का मतलब कि जो प्रथम सत्र शुरू होता है और द्वितीय सत्र में खत्म होता है, और गणित के शिक्षण अभ्यास दोनों सत्रों में चलता है। अंग्रेजी का चूँकि द्वितीय सत्र और पर्यावरण का द्वितीय सत्र में पढ़ाई होती है, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन 3 विषयों के साधन से भी करते हैं, गणित के, पर्यावरण के और अंग्रेजी के। और 33 तीनों विषय में 33 लर्निंग प्लान या सीखने की योजना बनाई जाती है, जिसका मूल्यांकन अंक 60 में जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र पर या अध्ययन केंद्र पर किया जाता है, उसमें मूल्यांकन अंकों की संख्या 35 है। पुनः क्रियात्मक शोध की अगर बात करते हैं तो इसका मूल्यांकन उस अध्ययन केंद्र के पर्यावरण अध्ययन के साधन से भी करते हैं। विद्यालय उन्नयन योजना, जो शिक्षक अपने विद्यालय से संबंधित एक योजना बनाते हैं जो उस विद्यालय को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसका मूल्यांकन उस अध्ययन केंद्र के साधन से भी जो विद्यालय शिक्षा नीति को पढ़ाते हैं वे करते हैं। और बच गया एक विद्यालय गतिविधियां, उसका मूल्यांकन उस अध्ययन केंद्र के समन्वय करते हैं। अब बाह्य मूल्यांकन की अगर बात किया जाए तो बाह्य मूल्यांकन जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं 40 नंबर का है, जिसमें गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के लर्निंग प्लान किसी अध्ययन केंद्र पर या नज़दीक के किसी विद्यालय पर उनका बाह्य परीक्षा होती है और उसमें बाहर से परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो एससीईआरटी के डायरेक्टर करते हैं और वे उन विषयों के मौखिक परीक्षा और अवलोकन के द्वारा अंकों का निर्धारण करते हैं। तो ये तो मित्र हो गई मूल्यांकन की बात और शिक्षण अभ्यास से संबंधित लर्निंग प्लान की संख्या। अब थोड़ा देख लिया जाए, क्योंकि 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो मूल्यांकन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं और दूसरी बात सचमुच में इन गतिविधियों में करते क्या है। तो लर्निंग प्लान की अगर बात किया जाए तो लेसन प्लान से थोड़ा अलग है और इसकी चर्चा अलग से किया जाएगा, जिसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप में बनाना है और प्रारूप में अलग अलग तरह से हम उसको ये कह सकते हैं एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 के आलोक में लर्निंग प्लान या सीखने की योजना बनाई जाती है। अब क्रियात्मक शोध की बात आती है तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें कि क्रियात्मक शोध है क्या। क्रियात्मक शोध एक तरह का शोध है जो जिस जगह पर समस्या है उसी जगह पर उस समस्या का समाधान खोजा जाता है और वो समाधान वहीं पर लागू होता है। अब करते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर समस्या निर्धारण करने के बाद उस समस्या का एक शीर्षक दे दिया जाता है, उस समस्या को के सुधार के लिए एक कार्य योजना बनाई जाती है और कार्य योजना पर काम किया जाता है और कार्य योजना का अंत में मूल्यांकन किया जाता है। अगर सचमुच में कार्य योजना प्रभावी है,
लाभदायक है, तो फिर उस कार्य योजना के अनुसार अगर वैसी समस्या आती है तो उस समस्या पर आगे भी काम करते हैं। अगर नहीं सफलता मिलती है तो पुनः हम अलग तरह से कार्य योजना बनाते हैं। और जमा करते हैं जब क्रियात्मक शोध, तो उसमें उस अक्षरों की संख्या के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जितनी भी गतिविधियां हैं। उसके बाद विद्यालय आधारित गतिविधियां आती है, तो सचमुच में ये मन में बात आती है कि विद्यालय आधारित गतिविधियां क्या क्या हो सकती है। तो मित्रों, विद्यालय आधारित गतिविधियां आप अपने मन से भी सोच सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर सुबह से शुरू किया जाए असेंबली से, प्रार्थना से, तो उनमें जो गतिविधियां होती हैं, फिर खेल है, समय सारणी है, और भी जितने कार्यक्रम रोज रोज होते हैं वे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हुए। साथ साथ वैसे कार्यक्रम जो किसी लंबे समय के बाद शुरू होते, जैसे समारोह वगैरह, विद्यालय शिक्षा समिति के बैठक, या बाल संसद, वार्षिक उत्सव, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि। और इन के अलावा जो आप विषय पत्र में जितने भी प्रस्तावित कार्य हैं, उन प्रस्तावित कार्यों का भी लेखा जोखा होनी चाहिए। और इन सारी गतिविधियों को समेकित करते हुए हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें शब्दों की संख्या 500 से 800 होनी चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, मीडियम में एक रिपोर्ट होनी चाहिए। अब अंतिम गतिविधि जो जिसे हम विद्यालय उन्नयन योजना कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम इसे कह सकते हैं कि जो ब्लूप्रिंट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। आप जिस विद्यालय में काम करते हैं उस विद्यालय से संबंधित आपके मन में जो जो बातें आ रही हैं, या आप सोच रहे होंगे या सोचे होंगे कि ऐसे ऐसा अगर किया जाए तो विद्यालय और प्रभावी होगा, उसमें प्रबंधन की बात है, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उन सारी बातों को एक साथ समाहित करते हुए आप अपने मन से एक योजना बनाएं कि इस योजना को अगर हम लागू करते हैं तो सचमुच में विद्यालय और प्रभावित होगा। तो अगर हम उन बातों की उन क्षेत्रों की चर्चा करें विद्यालय उन्नयन योजना के अंतर्गत, जिसे हमें कंसीडर करना है, वे प्रबंधन से संबंधित कार्य हो सकते हैं, समय सारणी, विद्यालय के परिवेश, पर्यावरण से संबंधित, साफ सफाई। इस तरह से इन क्षेत्रों को जोड़कर हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं, और इनकी भी इस रिपोर्ट की भी एक मूल्यांकन होना है, जो कि आंतरिक मूल्यांकन है और बाह्य मूल्यांकन है। इसमें भी शब्दों की संख्या, क्रियात्मक शोध या विद्यालय आधारित गतिविधियों की जिसकी चर्चा हो चुकी है कि 500 से 800 शब्द होने चाहिए, उसी तरह यहाँ भी 500 से 800 शब्द होने चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं। और चूँकि विद्यालय उन्नयन योजना 2 बार जमा करना है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर में जो जमा करते हैं, यहाँ पहला विद्यालय उन्नयन योजना जमा करते हैं वो आलोचनात्मक होना चाहिए, जबकि फोर्थ सेमेस्टर का विद्यालय उन्नयन योजना समीक्षात्मक होना चाहिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे पसंद किए होंगे। इसके अलावा भी जो भी समस्या है या कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए पुनः हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि अब विद्यालय आधारित गतिविधियों में आप जो बहुत बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे या कठिनाई हो रही होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार मित्रों।